नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग क्या करेंगे, जो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है, इसको लेकर के एक सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि अपने 10,000 एमसीक्यू थे, जिसमें क्या जीएस के और सीसेट के कंप्लीट रिवाइज करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अभी क्या करते हैं, हम लोग जो पीडीएफ वाला पार्ट है उस पर चलते हैं। तो अभी हम लोग क्या आ गए हैं, जो पीडीएफ वाला पार्ट है उस पर आ चुका है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेली यानी कि लगभग जो जीएस है उसके 25 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करेंगे और जो अपना सी सेट है उसकी कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन जो है डेली प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी तक की क्या है, जो भी स्टूडेंट हैं जिनको मतलब कि यूपीएससी के सी सेट में या फिर जो जीएस है उसमें 1 से 2 नंबर से हर बार मतलब कि रह जाते थे, तो उसका क्या है, ये भरपाई कर सकता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अभी। और आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। अभी आज का है थोड़ा सा 2024 और 23 का क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे हम लोग क्या धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, अगर आप लोग जैसा ही इंटरेस्ट इस पर दिखाते जाएंगे। तो पहला आज क्वेश्चन हमारा क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपने देखा होगा कि यूपीएससी ने क्या पूछा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें क्वेश्चन बोला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। न्यायिक दंड के रूप में, यानी कि जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या बताया गया कि न्यायिक दंड के रूप में, यानी कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था क्या। यानी कि किसी को अगर मतलब कि एक तरीके से दंड के रूप में कोई दास बनाया जा सकता था क्या। ये सही है या फिर गलत है, आपको ये जानना है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन की कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यानी कि अगर कोई स्त्री दास थी, वो अगर मतलब कि एक संसर्ग के जरिए पुत्र का जनन करती थी, तो वो क्या कानूनी रूप से मतलब कि अपने जो दासत्व है उससे मुक्त हो जाती थी क्या। जो क्वेश्चन मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है क्या। यदि स्त्री दास का मालिक उसी स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता है, तो उस जो पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था क्या। तो आप में इसमें इनमें से बताना है कि 1 2 3 इनमें से कौन कौन से सही हैं। और ऑप्शन आपके पास मिले हैं 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। तो इसमें आप देखेंगे क्या, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वैसे तो आप कितना भी डिटेल में पढ़ लें, इस लेवल की जानकारी मतलब कि शायद ही हो। इसमें क्या होता है, आपको अपना गेस वर्किंग का यूज़ करना होता है, वरना आप कितना भी पढ़ते जाएं इसका आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे न्यायिक दंड के रूप परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। तो यानी कि जो हमारा पहला वाला इसका गलत था, बाकी इसके 1 और 2, लेकिन 2 और 3 इसका सही था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास नहीं हो सकता था। परंतु अगर कोई स्त्री जो थी अगर दास थी, वो अगर मतलब कि पुत्र का जनन करती थी और जो मालिक था मतलब कि मालिक का पुत्र को जन्म देती थी, तो वो क्या कानूनी रूप से मुक्त हो जाती थी और जो पुत्र था उसका वो कानूनी रूप से मतलब कि हकदार भी होता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 2 और 3 होगा। चलिए अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है अशोक के प्रमुख जो शिलालेख हैं उसका स्थान पूछा गया है और वे कहाँ पे मतलब कि अवस्थित है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि यूपीएससी क्या कर रहा है, अभी जो युग्म वाले क्वेश्चन पूछने लगा है और कुछ पेयर्स वाले होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, बोले कि जो एलिमिनेशन मेथड लग जाता है वहाँ पे उस प्रकार के भी होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है धौली। धौली हमारा कहाँ पे पाया जाता है, जो आपको बताना है। उसके बाद में एरागुड़ी क्या हमारा सही है या फिर जोगड़ हमारा और कालसी, इनमें से कितने जो हैं सही हैं और कितने गलत हैं। आपको मैच नहीं करना, बस आपको ये बताना है कितने सही युग्म सुमेलित हैं। तो पहला धौली तो आप लोग जानते होंगे कहाँ पे, उड़ीसा में ही पाया जाता है। और उसके बाद में एरागुड़ी, एरागुड़ी हमारे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यानी कि 1 और 2 हमारे बिल्कुल सही हैं। जोगड़ हमारा कहाँ पे, जोगड़ हमारा मध्य प्रदेश में नहीं है, ये भी शायद हमारा आंध्र या फिर उत्तराखंड के आसपास में है। और कालसी तो हमारा उत्तराखंड में है, ये कन्फर्म है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा चौथा गलत है और तीसरा भी गलत है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमारा 1 और 2 सही है, बाकी क्या गलत है। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या था हमारा, राजा और राजवंश पूछा गया है, कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो हमारा जो ननुज था, यानी कि जो ननुज है क्या हमारा चंदेल शासक मतलब कि एक तरीके से राजवंश का राजा था क्या। तो बिल्कुल सही है, ननुज जो हमारा क्या था, चंदेल का मतलब कि चंदेल राजवंश का शासक था। जयशक्ति क्या हमारा परमाल का था, तो जयशक्ति हमारा परमार का नहीं था। इसका मतलब हमारा 2 गलत है, 1 सही है। उसके बाद में हमारा क्या, नागभट्ट द्वितीय क्या गुर्जर प्रतिहार का था, तो बिल्कुल सही है। यानी कि नागभट्ट द्वितीय जो था गुर्जर प्रतिहार जो था राजवंश से संबंधित था। भोज हमारा क्या राष्ट्रकूट था, तो आप लोग जानते हैं कि भोज हमारा राष्ट्रकूट बिल्कुल गलत है। यानी कि सीधे सीधे आप समझ गए, इसमें भी क्या हमारा केवल 2 युग्म सही सम्मिलित है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य। देख रहे हो संगम साहित्य के बारे में यूपीएससी ने क्या लगभग ऑलरेडी पिछले सालों में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो संगम साहित्य के बारे में आप कहीं पर भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है
तो उसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग पढ़ लेंगे। तो संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। तो आप देखेंगे क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ भी संदर्भ ना हो, क्योंकि संगम जो कविताएं या फिर जो संगम साहित्य है बहुत ही डिटेल में है, बहुत ही वास्ट है। तो इसका मतलब सीधे सीधे इसको आप अगर कॉमन सेंस से भी काटेंगे तो आप आराम से इसको क्या गलत कर सकते थे, यानी कि इसको मतलब काट सकते थे। उसके बाद मतलब वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम जो कवि हैं उसमें कविताओं में ज्ञात होता है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि सामाजिक मतलब कि जो एक तरीके से व्यवस्था हो उसके बारे में जानकारी मिलती हो। वहीं संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं। अब देख रहे हैं कोई संदर्भ नहीं, कहीं ना कहीं क्या है एक्सट्रीम वर्ड की बात हो रही है। तो इसका मतलब कि आप सी वाला भी काट सकते हैं और ए वाला भी काट सकते हैं। अभी आपके पास क्या 50-50 आ चुका है, वो आराम से इस पर गेस वर्किंग भी कर सकते हैं और आगे अपना देख भी सकते हैं। संगम साहित्य में जादुई ताकतों का असंगत बताया गया। तो आप देख सकते हैं कि संगम साहित्य था उसमें जादुई जो ताकत थी उसको असंगत नहीं बताया गया था, यानी कि उसका भर भर के इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा राइट आंसर क्या हुआ, बी हुआ। इस प्रकार क्या अगर आप ये पढ़ा भी ना होता फिर भी आप इसको बहुत ईजिली एक तरीके से अपने गेस वर्किंग का यूज़ करते हुए आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे के सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे या फिर आगे हम लोग जितने भी सीरीज में मतलब कि जो पार्ट आने वाले हैं उसको करेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या सब कुछ देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित जो है क्या है किसके राज्यकाल में पूछा गया, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठी जो है का निज़ामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया, यानी कि जो योग वशिष्ठी है उसका निज़ामुद्दीन पानीपत द्वारा जो है फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में किया गया था? तो कौन है, अकबर थे, शाहजहाँ थे, हुमायूं थे या औरंगजेब थे? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है कौन सा सही है। जिसको पता है वो क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलेगा, मतलब कि जो वीडियो है उसमें पोस्ट करके उसका आंसर देते चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अकबर होगा। तो आप लोग जानते होंगे अकबर जो है उसने योग वशिष्ठी का अनुवाद कराया था। इसने क्या एक तरीके से एक मंत्रालय भी बना दिया था कि इसमें क्या योग जो मतलब कि अनुवाद विभाग होता है, अनुवाद विभाग का भी स्थापना जो है अकबर ने ही की थी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में रामानुजन की शिक्षाओं का सही निरूपित करना, यानी कि जो रामानुजन है उनकी शिक्षा का सही निरूपित कौन करता है? तो रामानुजन क्या कहता है कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है क्या, या फिर वेद शाश्वत है, आत्मा प्रतिष्ठित और पूर्णतः प्रामाणिक है क्या, जी सही है क्या, तर्क संगत युक्तियाँ सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे, ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। तो इनमें से बताना है आपको रामानुजन की कौन सी एक तरीके से जो शिक्षाएं हैं उसको निरूपित करता है, या फिर जो भी उनकी क्या कहते हैं कि उनकी जो धारणा थी क्या किस लेवल पे थी। तो आप लोगों को पता होगा जो रामानुजन थे वो क्या थे, भक्ति को मानते थे। तो इसका मतलब कि ध्यान वाला आप सीधे काट सकते थे। जो उत्तर का है यानी कि ज्ञान मार्ग है उसको भी आप हटा सकते थे। वेद और शाश्वत है उसके बारे में भी आप हटा सकते थे। तो मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है, भक्ति है। अगर आपको बस इतना ही पता होता कि जो रामानुजन थे वो भक्ति मार्ग से संबंधित थे तो आराम से इसका आंसर आप दे सकते थे। अगला था हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्या वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, तो बिल्कुल सही है। आप समझ सकते हैं जो तो नॉर्मली आप इसको सही कर ही सकते थे, यानी कि आप बी वाला काट देंगे। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करते हुए चलना। अल बुरनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया, तो जाहिर सी बात है मतलब कि उस समय का सबसे एक तरीके से प्रचलित मंदिर होगा तो वर्णन तो किया ही होगा। तो यानी कि आप इससे भी समझ सकते थे कि आपका दो यानी कि सही होगा। तो दो सही होगा, यानी कि आप क्या कर सकते थे, सी वाले को भी काट सकते थे। उसके बाद में आता हमारे क्या सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए क्या हो जाएगा हमारा इसका, यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या मैंने बोला, जो राधाकृष्णन ने नहीं की थी, किसी मतलब कि जो दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मतलब कि जो सोमनाथ मंदिर थी उसकी प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कि एक तरीके से जो एस राधाकृष्णन थे उन्होंने नहीं, बल्कि जो हमारे कौन थे वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने पुनर्निर्माण एक तरीके से करवाया था। तो यहाँ पे हमारे क्या जो 1 और 2 सही होगा, परंतु 3 वाला जो है गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 हमारा सही होगा। 1 मिनट में फिर से लगा लेता हूँ, 1 और 2 हमारे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्या 2023 में जो पूछा गया था, धान्य कटक जो महासंघकों के आधुनिक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में
समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो आपको ये बताना है कि धान्य कटक किस क्षेत्र में अवस्थित है, या आंध्र में है, गांधार में, कलिंग में, मगध में। तो ये चीज़ जैसे कि आप क्या है लूसेंट है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, तो लूसेंट में भी आपको देखने को मिल सकती है, या फिर जो आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, आंध्र होगा, यानी कि आंध्र जो क्षेत्र था वहाँ पे धान्य कटक नामक जो था महासंघिकों के अधीन एक बौद्ध केंद्र था। अगली बार सीधे सीधे यही आ सकता है कि धान्य कटक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एक बौद्ध केंद्र है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्या, अगला क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत के संदर्भ में बताना है आपको। इस जो क्या है निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। स्तूप की संकल्पना क्या कहते हैं मूलतः बौद्ध संकल्पना थी क्या। आपको पता होगा कि स्तूप जो थे हमारे जैन में भी आते हैं, तो यानी कि एक वाला तो हमारा नॉर्मली गलत हो जाता है। उसके बाद में स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि स्तूप में क्या होता है, इसे धूप शब्द से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, जो अवशेष होते हैं भाई एक तरीके से इकट्ठा किए जाते हैं और भाई उसी के ऊपर एक तरीके से स्तूप बनाया जाता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्पना अर्पित या फिर स्मारक संरचना होती है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारा राइट क्या होगा, केवल 2 विकल्प सही है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट दक्षिण भारत, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात, यानी कि ये सब क्या है, क्या राजधानी नगर है, क्या पत्तन नगर है, क्या लौह इस्पात निर्माण के केंद्र है, या फिर जैन तीर्थकारों के क्षेत्र हैं। तो आपको पता होगा ये सब क्या हमारा एक तरीके से पत्तन थे, जो दक्षिण भारत है ये सब क्या है बंदरगाह पत्तन थे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, निम्नलिखित में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी, यानी कि जो आद्य 8वीं शताब्दी ईसापुर में स्थापित हुए थे। इनमें से आपको बताना है ये सब क्या कौन कौन से जो है 8वीं शताब्दी ईसा में स्थापित हुए थे। तो आप जानते होंगे होयसल है, गढ़वाल है, काकतीय है, यादव है। ये सब क्या है 10वीं या 12वीं शताब्दी के आसपास के हैं। तो यानी कि ये क्या हमारा हो जाता है, इनमें से कोई भी जो मतलब कि राजवंश है वो 8वीं शताब्दी के नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं। वैसे तो क्या अगर आप एक एक राजवंश से उसके डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारा मतलब कि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। फिर हम लोग क्या करें इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में और मतलब कि सारे के सारे PYQ को सॉल्व करने का एक तरीके से टारगेट लेकर चल रहा है, ताकि हम लोग क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीख सकें कि UPSC जो है किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेमिंग करती है और हम लोग किस प्रकार से इसको अटैम्प्ट करें। तो इसी प्रकार से क्या हम लोग करते हैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से संगम कविताओं, अभी देखेंगे हम लोगों ने इससे पहले जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व किया था संगम कविताओं के ऊपर ही, और अगला क्वेश्चन भी देख रहे होंगे संगम कविताओं के ऊपर 2023 में भी पूछ लिया। मैं यथा वर्णित वट तिरुक्कल, अभी देख रहे होंगे उसमें कुछ और पूछा गया था, पर यहाँ पे क्या कुछ और पूछा गया। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि संगम कविताओं से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लोग बोलते हैं कि UPSC क्या रिपीट नहीं करती है। आप तो यहाँ से ही देख सकते हैं कि UPSC ने क्या एक ही 2 सालों में क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। बस क्या वो सेम टू सेम डाटा को नहीं पूछती है, बाकी क्या है टॉपिक है या फिर जो कॉन्सेप्ट है उसको रिपीट कर सकती है। तो इसमें पूछा गया है वट किरतुल बट क्या लिखा है, बट किरतुल जो प्रथा थी वो किसके रूप में थी, जो हमारे संगम कविता है उसमें बताई जाती है। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति करना क्या जो बट किरतुल है क्या ये था। राज दरबारों में विद्वानों का धार्मिक और जो दर्शन था से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करना क्या ये था। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़िया तथा पशुओं को भगाना था क्या। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन पर अनुष्ठानिक मृत्यु आवरण करना। तो इनमें से कौन सा सही है, अभी मैं आपको बताऊँ। इसका अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप जे भी पढ़ेंगे तो आपको क्या है बहुत कम ही बुक होंगी वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आखिर इसको सॉल्व कैसे करना था, तो इसको सॉल्व करने का बस एक तरीका यही है कि आप क्या क्वेश्चन को ना ध्यान दें बल्कि इसको ध्यान दें जो विकल्प कैसे बनाए गए। अगर आप सारे के सारे चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा सही कौन सा विकल्प लग रहा है। तो हम जाहिर सी बात देखेंगे कि हम जब सी वाले को देखेंगे तो बिल्कुल हल्का विकल्प लग रहा है, क्योंकि इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। वरना आप कितना भी डीप में पढ़ेंगे UPSC कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगी कि आपके आउट ऑफ मतलब कि एक तरीके से लीक होंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी एक तरीके से जो भी एक तरीके से आपने अभी तक पढ़ा है और अपनी समझ का इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे जो आपका सी वाला है एक तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक तरीके से बन रहा है, और वहीं आप देखेंगे राज दरबारों में धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करना ये कहीं ना कहीं हो सकता है, परंतु क्या है जो हमारा महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति करना तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं अलग लग रहा है। सबसे बेस्ट अगर आपसे देखेंगे तो आपको लगेगा D। इसी प्रकार से ही मैंने इसको सॉल्व किया था और बिल्कुल सही हुआ था। तो युद्ध में जो थे राजा पराजित हो जाते थे
तो अपनी मतलब कि अनुष्ठानिक जो मृत्यु आवरण करते थे उसको ही कहते थे बक तिरुतल। क्या लिखा है, बट तिरुतल, तो उसको ही कहते थे बट तिरुतल। तो आपको ध्यान रखना है इस वर्ड को। बट तिरुतल जो है, ये राजा जो थे अपने आप को एक तरीके से आमरण करते थे, मृत्यु का आवरण करते थे। उसके बाद में क्या आता है, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस शासक ने जो है दीव को पुर्तगालियों को सदर्पक कर दिया, यानी कि द्वीप जो था उसको पुर्तगालियों को किसने दे दिया था। तो क्या अहमद शाह ने दिया था, बहादुर शाह ने दिया था, महमूद बेगुड़ा ने दिया था, या फिर मोहम्मद शाह ने दिया था। तो जो द्वीप किसने दिया था, वो दिया था हमारा बहादुर शाह जो था, उसने क्या था, पुर्तगालियों को जो था द्वीप दे दिया था। उसके बाद में हमारा क्या, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण किया और नदी से राजधानी तक एक नगर, क्या बोला है, नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण कराया था। तो इसमें से कौन है जो, उसने क्या कहते हैं, विजयनगर। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछा गया है, और ये पूछा गया है कि जो राजधानी नगर था वहाँ से नदी से लेकर के राजधानी नगर तक की जो है कई किलोमीटर लंबी क्या नदी बनाई थी। तो कौन था इसमें, देवराय प्रथम जो थे हमारे, इनके बारे में बात हो रही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आत्मा केवल जंतु, ये देख रहे होंगे क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने क्या है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग क्या 1 से 2 साल में, हर साल मतलब कि 1 से 2 साल में क्या आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। किससे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अगर आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ लिया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म अगर पढ़ लिया, तो ये मान के चलिए यूपीएससी में क्या आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है आराम से मिल जाएंगे। तो इसको आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ना है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, यानी कि आत्मा जो है केवल जंतुओं और पादपों में नहीं होती, बल्कि शिलाओं में, प्रवाहित धाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में भी होती है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। इनका मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो निर्जीव होती है उसमें भी आत्मा होती है। ऐसा किस धर्म में बताया गया, क्या बौद्ध में बताया गया, शैव में, जैन में, या फिर वैष्णव में। तो आपको पता होगा जो जैन धर्म होता है वो क्या है, वो ये मानता है कि पत्थर में भी आत्मा होती है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, परंतु जैन धर्म मानता है कि निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उसमें भी आत्मा होती है। तो हम समझ सकते हैं कि किस धर्म के बारे में बात हो रही थी, जैन धर्म के बारे में बात हो रही थी। अगला आता है, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ये तो वैसे एक तरीके से पॉलिटी का भी आ जाता है, और हमारे जो हिस्ट्री का कुछ संविधान के निर्माण के टाइम का जो बात हो रही थी उसके बारे में भी आ जाता है। तो इसमें कौन सा था, आपको जब जानते होंगे, जो बंगाल के गवर्नर को क्या भारत का गवर्नर जनरल क्या कहते हैं बना दिया गया था। तो जो हमारा 1833 का चार्टर एक्ट था उसके जरिए ये सब किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, और अगला शायद मैंने अगले ही सॉल्व कर दिया। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, उपरोक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं। स्थान किसके लिए जाना जाता है, तो यानी कि जो बेस नगर है हमारे क्या शिव गुफा जो मंदिर है उसके लिए जाना जाता है क्या, वाजा हमारा क्या बुद्ध गुफा मंदिर के लिए जाना जाता है क्या, शीतनवासल क्या हमारा जैन गुफा मंदिर के लिए जाना जाता है। तो एक बात तो आपको पता होगी, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो जो शीतनवासल होती है वो हमारा जैन गुफा मंदिर के लिए ही जाना जाता है। परंतु जो हमारा भाजा होता है वो भी क्या हमारा बौद्ध गुफा मंदिर के लिए जाना जाता है। पर वेशनगर हमारा क्या शैव के लिए नहीं, ये किसके लिए जाना जाता है, ये भी हमारा बौद्ध धर्म है उसके संबंधित जो गुफाएँ हैं वो भी जानी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एक हमारा गलत है और बाकी 2 और 3 सही हैं। तो कितने युग्म सम्मिलित हैं, केवल 2 युग्म सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्या, भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो अलेक्जेंडर री और A.H. लॉन्गहार्ट, रॉबर्ट स्लीव, जेम्स वार्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े होंगे। तो आप इतने नाम सुन के आपको बस ये पता लगाना है कि ये कौन सी गतिविधि से जुड़े थे, यानी कि इनका काम क्या था इतिहास में। तो आपने कोई नाम ना सुना हो पर एक नाम तो सुना ही होगा, अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर हमारा किससे संबंधित था, पुरातात्विक खनन से। नॉर्मल सी बात है और नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाते हैं। उपनिवेशिक भारत में इतिहास उपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना बिल्कुल गलत है। देसी रजवाड़ों के गिरजाघरों की स्थापना ये भी गलत है। उपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। अगला क्वेश्चन आता हमारा क्या, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं ताकि आप समझ सकें। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस
के रूप में घोषित किया गया था। तो बिल्कुल सही था हमारा यह। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये भी बात हमारी बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है। तो 7 अगस्त 1905 को ही क्या स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, इसीलिए 7 अगस्त को जो था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो हमारा एक सही है और 2 इसकी सही व्याख्या भी करता है। अब आते हैं हमारे 2024 का क्वेश्चन जो है, प्राचीन भारत के संदर्भ में क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाना जाता था। यानी कि जब गौतम बुद्ध थे उनको दूसरे अन्य नामों से भी जाना जाता था। तो कौन कौन से नाम थे, तो कौन कौन से हमारे थे। तथागत तो आप लोग जानते होंगे कि गौतम बुद्ध को जाना जाता था, यानी कि एक हमारा गलत हो गया और डी वाला भी गलत हो गया। अब 1 और बी और सी में से आपको एक जानना है। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे शाक्य मुनि भी क्या है, बुद्ध जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनको कहा जाता था, परंतु नया पत्र जो है हमारे गौतम बुद्ध का नाम नहीं था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा बी हो जाएगा। 2 और 3 हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित पे विचार करना है, उपनिषद कोई नीति कथा यानी कि पैरवाल नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे उपनिषद क्या है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ कथाएं वगैरह दी गई हैं, तो यानी कि एक हमारा गलत हो जाता है। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। तो बिल्कुल सही है, उपनिषदों की जो रचना है पुराणों से एक तरीके से पहले ही हुई है। चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं इतिहास और जो हमारा पॉलिटी है दोनों से संबंधित हो जाता है। तो इसमें क्या पूछा गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। जिसको आंसर आता है वो क्या कमेंट बॉक्स में बताएगा, बाकी जिसको नहीं आता है वो क्या आगे वीडियो देखता रहे। इनमें से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों यानी कि इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी कि फेडरेशन की स्थापना की गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि अखिल भारतीय परिसंघ जो है उसकी स्थापना का प्रावधान था। रक्षा और विदेशी मामले को परिसंघीय विधानमंडलों के नियंत्रण के अधीन थे। तो आप अगर नॉर्मल सा कॉमन सेंस भी लगाएं तो रक्षा और विदेशी मामले राज्यों को कैसे दे सकता है कोई भी एक तरीके से शासक वर्ग। यानी कि 2 हमारा गलत हो जाता है, 2 गलत हो जाता है और 1 हमारा सही हो जाता है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भक्टल में एक किला बनाने की अनुमति नहीं दी। तो जो भक्टल था वहाँ पे पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति किसने नहीं दी थी। क्या हमारा कृष्णदेव राय थे, मोहम्मद शाह तृतीय था, नरसिम्हा सालुब थे या फिर यासूफ आदिल शाह थे। तो कौन थे, कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने पुर्तगालियों को भक्टल में एक किला बनाने की अनुमति नहीं दी थी। निम्नलिखित में से कौन से नाटककार भास की रचना किसने की। तो भास की आप लोग जानते हैं कौन थे, मतलब कि भास जो है उनकी रचना कौन सी है। तो कौन सी हमारी है, माध्यम व्यायोग्य जो है जो भास की रचना है। तो आप यहाँ पे याद देख सकते हैं। भास की कई रचना हैं जो पूछी जा सकती हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखना है। बाकी आप लोगों को ये तो पता होगा कि नाट्यशास्त्र जो है किसका रचना है, ये भी सभी को पता है। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर देगा। महाभाष्य किसके, ये भी आप लोगों को कहीं ना कहीं पता होगा, क्योंकि क्या जो महाभाष्य है बहुत ही प्रचलित है। महाभाष्य आपको किसका पता है, महाभाष्य किसकी है, पतंजलि की जो है महाभाष्य है। और जो नाट्यशास्त्र किसका है, नाट्यशास्त्र हमारा क्या है, भरत मुनि जो है नाम से एक लेखक है या फिर जो भी ऋषि है, तो भरत मुनि का क्या है नाट्यशास्त्र है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका मतलब कि आप लोग सीरियस एस्पिरेंट है कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा में अंत में यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे। यानी कि जो एक तरीके से जो संघभूति जो है कि एक भारतीय बौद्ध भिक्षु हैं, यानी कि जो भारतीय बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने क्या किया था 4वीं शताब्दी में कि ईस्वी के अंत में जो था चीन की यात्रा की, इनमें से किस पर भाष्य लिखा, इन्होंने जो है किस पर भाष्य लिखा। तो किस पर लिखा था, सर्व सस्तिवाद जो विनय है इस पर भाष्य लिखा था। वैसे तो मतलब इसका थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चन, अगर आपको डायरेक्टली आता है तो सही है, वरना आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के जो 25 क्वेश्चन थे उसकी प्रैक्टिस कर ली है। अभी क्या आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बाकी आप लोग क्या अपने जो सुझाव है उसको भी देते चलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या टोटल 25 क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर ली है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।